नमस्कार। चलिए आज जरा खोद कर देखते हैं कि भारत का जो मौजूदा प्रशासनिक और कानूनी ढांचा है, हमारा संविधान, वो रातों रात कैसे नहीं बना। इसकी जड़ें उन ब्रिटिश कानूनों में हैं जो लगभग 200 साल पहले बनाए गए थे। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इस लंबी और मतलब उलझी हुई कहानी को बताते हैं। और ये कहानी सिर्फ कानूनों की नहीं है, ये है सत्ता के लिए एक जबरदस्त खींचतानगी। एक तरफ एक प्राइवेट कंपनी थी जो बेतहाशा मुनाफा कमा रही थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद थी जो उस पर लगाम कसना चाहती थी। और इन सब के बीच थे भारत के लोग जो धीरे धीरे अपने हक की आवाज उठा रहे थे। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के आखिर में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी, अब तो भारत के बड़े हिस्से पर राज कर रही थी। लेकिन लंदन में बैठे लोगों के लिए ये एक सिरदर्द बन गई थी। कंपनी के अधिकारी मालामाल हो रहे थे, भ्रष्टाचार मतलब चरम पर था, और ब्रिटिश संसद को डर था कि ये प्राइवेट कंपनी हाथ से निकल जाएगी। इसी घबराहट का पहला नतीजा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बिल्कुल। यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये शुरुआती अधिनियम भारत के बेहतर शासन के लिए नहीं थे। नहीं, ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए। ब्रिटिश संसद एक प्राइवेट कंपनी को एक साम्राज्य चलाते देख मतलब घबरा रही थी। तो 1773 का एक्ट उस शक्ति को वापस लंदन खींचने की पहली कोशिश थी। इसीलिए तो इसमें कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर पाबंदी लगाई गई। ये भारत के भले के लिए नहीं था, ये ब्रिटिश शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए था। भारत का केंद्रीय प्रशासन तो बस एक साइड इफेक्ट था। अच्छा, तो ये एक तरह से कंपनी के पर कतरने की शुरुआत थी। बिल्कुल। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बन गया। लेकिन जाहिर है ये काफी नहीं था। कंपनी के अधिकारी वो अभी भी बहुत शक्तिशाली थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1773 का एक्ट एक मतलब कच्चा पक्का प्रयास था। लंदन में बैठे लोगों को लगा कि नियंत्रण अभी भी ढीला है, और इसी चिंता का नतीजा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने खेल को पूरी तरह से बदल दिया। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कामों को साफ साफ अलग कर दिया। व्यापार का काम कंपनी के डायरेक्टर्स देखते रहे, लेकिन राजनीतिक, सैन्य और राजस्व के सारे मामले वो एक नई संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में आ गए, जिसे ब्रिटिश सरकार चलाती थी। वाह, तो ये थी डबल गवर्नमेंट या द्वैध शासन। हाँ, द्वैध शासन की शुरुआत। मतलब कंपनी का सिर्फ नाम रह गया था, असली लगाम तो लंदन पहुंच चुकी थी। एकदम सही। और इसी एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये एक बहुत बड़ा बयान था। अब ये सिर्फ एक कंपनी का इलाका नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। और ये व्यवस्था ये अगले 70 सालों तक चलती रही। इसके बाद तो चार्टर एक्ट्स का एक पूरा दौर चला। हर 20 साल में कंपनी का लाइसेंस रिन्यू होता था, और हर बार संसद कुछ नई शर्तें जोड़ देती थी। हाँ बिल्कुल। इनमें से 1833 का एक्ट एक बड़ा मील का पत्थर लगता है मुझे। इसने तो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक पहचान ही खत्म कर दी। हाँ, 1833 का एक्ट कंपनी के ताबूत में एक और कील थी। अब कंपनी पूरी तरह से एक व्यापारिक संस्था से बदलकर ब्रिटिश सरकार की एक प्रशासनिक शाखा बन गई। उसका जो चीन के साथ चाय का व्यापार वाला एकाधिकार था, वो भी छीन लिया गया। और इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसके पास सारी नागरिक और सैन्य शक्तियां थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और इसी में तो सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने की बात भी हुई थी ना, भले ही वो लागू न हो पाई हो। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भले ही असफल कोशिश थी। एक्ट में कहा गया था कि किसी भी भारतीय को सिर्फ धर्म, जन्मस्थान या रंग के आधार पर कंपनी के किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कागज पर तो बहुत अच्छा था, लेकिन कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने विरोध किया होगा। बहुत ज्यादा, इतना विरोध किया कि ये कभी लागू ही नहीं हो पाया। लेकिन एक विचार का बीज बो दिया गया था, जो 20 साल बाद 1853 के चार्टर एक्ट में जाकर अंकुरित हुआ, जब सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू की गई और उसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। और सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने जिन्होंने ये परीक्षा पास की। जी, 1863 में। और फिर 1857 में सब कुछ बिखर गया। विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को जड़ से हिलाकर रख दिया।
उन्हें एहसास हुआ कि एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे पूरे देश को नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, ये एक पैनिक बटन दबाने जैसा था। बिल्कुल। 1857 एक भूकंप था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि अब और नहीं, कंपनी का खेल खत्म। इसका नतीजा था 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे बड़े दिलचस्प तरीके से भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत का शासन, राजस्व और क्षेत्र सब कुछ सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया। वो जो द्वैत शासन की पुरानी व्यवस्था थी वो भी खत्म हो गई। और गवर्नर जनरल अब वाइसराय बन गए। एक नया पद भी बनाया गया, भारत का राज्य सचिव। इसका मतलब तो ये हुआ कि सत्ता अब पहले से भी ज्यादा लंदन में केंद्रित हो गई। हाँ, अब सत्ता का केंद्र पूरी तरह से लंदन की संसद और कैबिनेट में था। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था और भारत के प्रशासन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई। वायसरॉय अब भारत में सिर्फ ताज का प्रतिनिधि था, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के आदेशों पर काम करना होता था। ठीक है, तो 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे बागडोर संभाल ली, लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया होगा कि सिर्फ डंडे के जोर पर इतने बड़े देश पर राज नहीं किया जा सकता है। उन्हें कुछ भारतीयों का सहयोग तो चाहिए ही होगा। शायद इसीलिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स आए। यही इसका सार है। 1857 के बाद ब्रिटिश नीति में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें भारतीयों की नब्ज पर हाथ रखना है तो शासन में उनकी थोड़ी बहुत भागीदारी जरूरी है। इसी सहयोग की नीति के तहत 1861, 1892 और 1909 के काउंसिल्स एक्ट्स आए। 1861 के एक्ट ने पहली बार वायसराय की विधान परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर नामित करने की इजाजत दी। लेकिन ये सिर्फ दिखावा था, है ना? एक तरह से हाँ, उनके पास कोई असली शक्ति नहीं थी। और फिर 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार आया, जो हमारे स्रोतों के मुताबिक काफी विवादास्पद था। इसने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत की। अब इसके पीछे ब्रिटिश तर्क तो यही रहा होगा कि वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कर रहे थे, या ये सिर्फ फूट डालो और राज करो की एक साफ सुथरी चाल थी? ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। ब्रिटिशों ने इसे हमेशा अल्पसंख्यक संरक्षण के चोगे में पेश किया, लेकिन इसका असल असर देखिए। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसने भारतीय समाज और राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर मतलब कानूनी तौर पर घोल दिया। इसने लोगों को एक राष्ट्र के नागरिक के तौर पर नहीं, बल्कि अलग अलग धार्मिक समुदायों के सदस्य के तौर पर सोचने पर मजबूर किया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। बिल्कुल। मतलब एक हाथ से वे शासन में थोड़ी भागीदारी दे रहे थे और दूसरे हाथ से भारतीय समाज को बांटने की नींव भी रख रहे थे। क्या विरोधाभास है! यही ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी खासियत थी। सुधार हमेशा अधूरे और विरोधाभासी होते थे। अब हम 20वीं सदी में दाखिल होते हैं, जहां स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था। 1919 का भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टफोर्ड सुधार एक और बड़ा कदम माना जाता है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन या डायरकी लागू की। ये क्या बला थी? द्वैध शासन एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया सिस्टम था। हाँ। प्रांतीय सरकार के विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, ये भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए, जो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह थे। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कोई पेंच जरूर होगा। पेच ये था कि सारे जरूरी और पैसे वाले विभाग जैसे वित्त, पुलिस, भू राजस्व वो आरक्षित सूची में थे, जो सीधे गवर्नर के कंट्रोल में थे और वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं था। ये कुछ ऐसा था कि आपको घर चलाने की जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन तिजोरी की चाबी अपने पास रख ली। समझ गया। इसी एक्ट ने केंद्र में पहली बार 2 सदनों वाली विधायिका की शुरुआत की और देश में प्रत्यक्ष चुनाव भी शुरू किए। हालांकि वोट देने का अधिकार बहुत ही सीमित लोगों को था। और फिर आया 1935 का भारत सरकार अधिनियम। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि यह एक बहुत ही लंबा चौड़ा और जटिल कानून था। इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। बिल्कुल। 1935 का अधिनियम अब तक का सबसे विस्तृत दस्तावेज था।
कल्पना कीजिए उस समय के भारतीय नेताओं को ये कैसा लगा होगा। 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। एक तरफ ये एक संविधान की तरह लग रहा था, जिसमें एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव था, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी और केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया था, संघीय, प्रांतीय और संवर्ती। ये व्यवस्था तो आज भी हमारे संविधान की रीढ़ है। बिल्कुल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भी इसी में था। लेकिन यहाँ भी वही बात होगी, असली चाबी वाइसरॉय की जेब में। हमेशा की तरह प्रांतों को स्वायत्तता तो दी गई, लेकिन गवर्नर के पास अभी भी विशेषाधिकार थे कि वो किसी भी कानून को वीटो कर सकता था या मंत्रियों के फैसले को पलट सकता था। और केंद्र में तो प्रस्तावित संघ कभी बन ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। तो ये एक तरह से पूरी तरह से स्वशासन की तरफ एक और अधूरा कदम था। और आखिरकार दशकों के संघर्ष, आंदोलनों और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम पहुंचते हैं 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर। ये उस लंबे सफर का अंतिम अध्याय था। हाँ, ये अंतिम अध्याय था, लेकिन ये बहुत दर्दनाक भी था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे। इसके बाद माउंटबैटन योजना बनी और उसी के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। इसने 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। लेकिन साथ ही देश का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन भी बनाए। जी। इसने वॉइसरॉय का पद खत्म कर दिया और रियासतों को आज़ादी दे दी कि वो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में, या फिर आज़ाद रहें, जिसने एक और बड़ी समस्या खड़ी कर दी। जी, ये उस लंबी और जटिल संवैधानिक यात्रा का अंत था जो 1773 में एक व्यापारिक कंपनी पर लगाम कसने की कोशिश से शुरू हुई थी। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि भारत का संवैधानिक ढांचा किसी एक दिन की देन नहीं है। ये लगभग 200 सालों में फैली एक प्रक्रिया का नतीजा है जो नियंत्रण, सीमित सुधार, राजनीतिक दबाव और अंत में सत्ता हस्तांतरण की कहानी कहती है। और ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे प्रशासनिक और कानूनी संरचनाएं धीरे धीरे विकसित होती हैं। कई प्रावधान जैसे कि 2 सदनों वाली संसद, शक्तियों का विभाजन और एक अखिल भारतीय सिविल सेवा जो ब्रिटिशों ने अपने शासन को चलाने और नियंत्रण करने के लिए बनाए थे, वही बाद में आज़ाद भारत के शासन की नींव का हिस्सा बने। यह इतिहास की एक बहुत ही जटिल और मिली-जुली विरासत है जिसे हम आज भी ढो रहे हैं। ये सारे दस्तावेज हमें कानूनी और प्रशासनिक बदलावों का एक खाका तो दिखाते हैं, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इन कानूनी ढांचों के भीतर भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं और आंदोलनों ने कैसे काम किया होगा। उन्होंने इन अधिनियमों का विरोध कैसे किया और साथ ही इन्हीं कानूनों के भीतर मौजूद छोटी-छोटी जगहों का इस्तेमाल अपने अधिकारों को बढ़ाने के लिए कैसे किया। कानून और जमीनी राजनीति के बीच का ये टकराव और तालमेल शायद एक और गहरी पड़ताल का विषय है।